जी को देखते थे तो हमें लगता था एक साधारण सा बंदा कैसे राजनीति में आता है और कैसे हमारी भारत की राजधानी की तस्वीर बदल देता है। तो मेरा पहला डिसीजन 2019 में हुआ था जिला पंचायत इलेक्शन लड़ने का कि अगर मैंने काम किया है तो आप मुझे वोट देना, अदरवाइज मत देना। जनता भी ये चाह रही है कि ऐसा कोई आए। तो 2500 से ज़्यादा विद्यालय आपके बंद हो चुके हैं, आपके कोई भी ऐसा सरकारी हॉस्पिटल वहाँ पर नहीं है कि पहाड़ का आदमी पहाड़ में ही इलाज अपना करा पाए। तो संभावनाएं हैं लेकिन सरकार की मंशा नहीं। तो पीछे की बैकडोर एंट्री से नेताओं के बच्चे भी शायद आपने भी अखबारों में इस तरह के चीज़ें पढ़ी होंगी। एक दिन वो आ जाएगा कि हमारे बच्चे कमर पर सिलेंडर बांधकर सांस ले रहे होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा थापा। आज हम बात करेंगे विकास नगर से आम आदमी पार्टी को मजबूत बनाने वाली एक नेत्री डिम्पल सिंह से। डिम्पल जी, जय भारत टीवी में आपका बहुत स्वागत है। तो डिम्पल जी, हमें पता चला है कि डिम्पल जी ने पहले पंचायती चुनाव लड़े हैं, फिर वे आम आदमी पार्टी से जुड़ी हैं। तो डिम्पल जी, आपको राजनीति में क्या आकर्षित किया? आकांक्षा जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि राजनीति में ऐसा मेरा कोई बेसिकली स्टार्टिंग से नहीं था कोई इंटरेस्ट, बट जब हम दिल्ली में केजरीवाल जी को देखते थे तो हमें लगता था एक साधारण सा बंदा कैसे राजनीति में आता है और कैसे हमारी भारत की राजधानी की तस्वीर बदल देता है। जब मैं भी फील्ड वर्क में निकलती थी सामाजिक कार्य के लिए अपने किसी भी फ्रेंड से मिलने के लिए, तो जब हम चर्चाएं किया करते थे कि हम क्या कर सकते हैं अपनी जनता के लिए, तो हमें यही लगता था बिना राजनीति में आए हुए, बिना किसी संसाधन के शायद हम उस स्तर तक किसी की भी हेल्प नहीं कर सकते हैं। तो मेरा पहला डिसीजन 2019 में हुआ था जिला पंचायत इलेक्शन लड़ने का, जिसमें शायद मैं बहुत नई थी उस समय, राजनीति की ऐसा कोई मुझे ज़्यादा ज्ञान भी नहीं था, लेकिन एक कहते इच्छा शक्ति थी कि कहीं तो हम स्टार्ट करें कुछ जनता के लिए। तो वो इलेक्शन लड़ने के बाद आपको जैसे कि जानकारी भी होगी, उसके बाद केजरीवाल जी ने भी दिल्ली में 3rd टाइम अपना इलेक्शन लड़ा था। उसमें उन्होंने प्रचंड बहुमत से फिर से सरकार बनाई, 63 सीट जिसमें जीत कर आए थे। तब हमने देखा कि जनता ने उनको फिर से चुना है, और उसमें आपने एक स्टेटमेंट भी नोट की होगी केजरीवाल जी की, जब उन्होंने मंच से कहा था अपनी पूरी जनता से कि अगर मैंने काम किया है तो आप मुझे वोट देना, अदरवाइज मत देना। मुझे लगता है भारत की राजनीति में शायद वो एक ऐतिहासिक स्टेटमेंट था। तो प्रभावित तो हम उनसे थे ही, जनता भी ये चाह रही है कि ऐसा कोई आए, उत्तराखंड में भी ऐसा कोई आए। तो इस खुशी की लहर में हम पहले से ही जुड़े हुए थे क्योंकि समर्थक तो थे ही। इस खुशी की लहर में हम एक्टिव हो गए। हमने विकास नगर से शुरुआत की। वैसे तो यहाँ पर सभी संगठन के जितने लोग थे अपने स्तर से काम कर ही रहे थे, पर मैंने विकास नगर में ये मन बना लिया था कि हमने केजरीवाल जी को लाना है। यहाँ पर जो लोकल सर्वे हुआ, जनता के बीच से गया, उसमें 62% लोगों का जो इंटरेस्ट था वो यही था कि अगर एक बार केजरीवाल जी ऐलान कर देते हैं कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी इलेक्शन लड़ रही है तो हम बहुमत से सरकार बनाने में सहयोग देंगे। बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने डिम्पल जी। तो डिम्पल जी, जैसा कि आप जानती हैं कि उत्तराखंड में पहले से ही बाकी पार्टियां जैसे कि भाजपा, कांग्रेस और यूकेडी काफ़ी प्रचलित हैं और उनके काम को लोगों ने काफ़ी सराहा भी है। तो ऐसी पार्टियां जो पहले से ही स्थापित हैं, क्या आम आदमी पार्टी इन्हें टक्कर दे पाएगी? जब हमारा उत्तराखंड बना था, आपको ये भी मालूम होगा कि कुछ खास मुद्दे थे। पलायन को रोकना, बेरोजगार, हम जल जंगल ज़मीन की बात करते हैं, लेकिन 10-10 साल दोनों पार्टी रही, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंशदान उत्तराखंड क्रांति दल का भी रहा है। लेकिन जनता आज भी नाखुश है। अगर आप थोड़ा सा पहाड़ी इलाके में चले जाते हैं, अपने पहाड़ को चढ़ते हैं, आप वहाँ की भौगोलिक स्थिति को देखेंगे, ठीक है, हमें लगता है कि विषमताएं हैं, ठीक है, पहाड़ है, समस्या आएंगी विकास करने में, लेकिन इतनी भी समस्या नहीं आएंगी। सरकार की इच्छा शक्ति इतनी कम है कि आज भी आप देखेंगे तो 2500 से ज़्यादा विद्यालय आपके बंद हो चुके हैं, आपके कोई भी ऐसा सरकारी हॉस्पिटल वहाँ पर नहीं है कि पहाड़ का आदमी पहाड़ में ही इलाज अपना करा पाए। तो जनता खुश नहीं है। जब सर्वे होकर आता है या हम भी धरातल पर जब देखते हैं, इवन आप हम देहरादून की बात करते हैं क्योंकि मैं देहरादून विकास नगर में रहती हूँ, यहाँ पर भी जब विकास नगर में कोई आदमी सीरियस बीमार हो जाता है, सीरियस उसको चोट लग जाती है, तो विकास नगर में भी ऐसा कोई सरकारी हॉस्पिटल उपलब्ध नहीं है कि वहीं पर इलाज उसको उपलब्ध हो पाए। रेफर सेंटर बना दिए गए। तो जनता का जब हम सर्वे देखते हैं या हम खुद भी उस चीज़ को भुगतते हैं, तो जनता खुश नहीं है। जनता भी चाह रही है कि कोई आए। जैसे दिल्ली की तस्वीर केजरीवाल जी ने बदली है, कोई ऐसी सकारात्मक सरकार आए जो उत्तराखंड की भी तस्वीर बदले। ये जनता की नाखुशी है, जनता का ही ऐलान है कि उत्तराखंड में सरकार बनानी है केजरीवाल जी।
जी। तो डिम्पल जी, जैसा कि आपने कहा कि उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति एकदम ही अलग है, तो वही बात मैं कहना चाहती हूँ कि दिल्ली की भी भौगोलिक स्थिति और उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति एकदम विपरीत है। तो ऐसे में कई पार्टियां जो है वो अपनी योजनाओं को धरातल पर नहीं उतार पाती। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी इन परिस्थितियों में कैसे काम करेगी? वैसे तो हम ये भी कहते हैं कि उत्तराखंड में ठीक है परिस्थितियाँ अलग हैं, लेकिन एक जब हम सर्वे करके आते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि सबसे ज़्यादा संभावनाएं भी उत्तराखंड में है। अब ले लीजिए, हमारे यहाँ पर पहाड़ों में औषधि के बहुत ज़्यादा पौधे होते हैं, यहाँ पर सेब के बगीचे होते हैं, यहाँ पर सीढ़ीनुमा खेती भी की जाती है, चारों धाम यहाँ पर उपस्थित है, हमारी नदियाँ सब यहीं पर हैं। तो संभावनाएं हैं, लेकिन सरकार की मंशा नहीं है। मतलब इतनी ज़्यादा संभावनाएं होने के बावजूद भी आप टूरिज्म को क्यों बढ़ावा नहीं देते? आप उनको इस स्तर पर क्यों नहीं लाते कि उत्तराखंड का युवा बार बार दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई जा रहा है पढ़ाई करने के लिए या रोजगार करने के लिए? आप वहीं पर ऐसी स्थितियाँ क्यों नहीं पैदा कर रहे कि पलायन भी रुक जाए, आपके युवा को रोजगार भी मिल जाए, उसको जो जीवन यापन करने के लिए जो चीज़ें चाहिए, एक बेसिक जो फैसिलिटी चाहिए वो आप उपलब्ध करा सकते हैं। आप उस तरफ कदम तो बढ़ाएं। आप सड़कों की चौड़ीकरण की बात कर लेते हैं। पहाड़ों में बहुत सुंदरता है, बहुत सारे हमारे बुग्याल है, चौपता बुग्याल, हर की दून, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन जब हम सड़क मार्ग से गुजरते हैं तो हमारा कहीं ना कहीं मन ये घबराने लगता है कि बड़ी कठिन सड़क है, कैसे उस स्थान तक पहुँचें। तो सबसे पहले तो बेसिक चीज़ें हम सड़कों से ही शुरुआत करें, अपनी सड़कों को अच्छा बनाएं, अच्छे हम वहाँ पर रहने के लिए अच्छे कुछ इस तरह के सरकारी आवास घोषित करें। अब मैं अगर विकास नगर की बात करूँ तो हमारे चक्राता में काफ़ी फेमस है, बर्फबारी जब होती है टूरिस्ट जाता है, यहाँ से दिल्ली तक का टूरिस्ट जाता है, लेकिन वहाँ पर रात को स्टे नहीं कर पाता कई बार, क्योंकि उस तरह की वहाँ पर फैसिलिटी नहीं है, तो उसको वापस आना पड़ता है। तो जो दिल्ली से जा रहा है वो वहाँ पर रात भी नहीं रुक पा रहा है, तो इसमें किसकी गलती है? शासन प्रशासन इसका मतलब उस तरफ जागृत नहीं है, सशक्त नहीं है। तो देखा जाए तो अपार संभावना है और सरकार की मंशा होनी चाहिए। केजरीवाल सरकार आएगी तो मुझे लगता है टूरिज्म, पलायन और इन चीज़ों पे जो पैसे फैसिलिटी है बहुत काम करेगी। जी। तो हम बात करते हैं 2022 में आने वाले विधानसभा चुनाव की। तो जैसे कि हम जानते हैं कि आम आदमी पार्टी इस बार सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी की क्या रणनीति होगी? रणनीति की अगर बात करें तो वैसे तो अभी 3 से 4 महीने पहले केजरीवाल जी ने ऑफिशियल ऐलान भी कर दिया है कि हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और रणनीति ये आज से नहीं बनी है, इसके लिए काफ़ी समय से प्लान चल रहा था। इसके लिए जो अभी मैंने आपको पहले ही बताया, एक सर्वे भी हुआ था जिसमें 62% लोगों का पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है। इसी रणनीति के तहत अभी मनीष सिसोदिया जी ने उत्तराखंड में भी केजरीवाल अभियान, सदस्यता अभियान की शुरुआत की है, जिसमें 70 की 70 विधानसभाओं में वीडियो वैन के द्वारा प्रचार प्रसार किया जा रहा है। ये भी शायद पहली बार उत्तराखंड में हो रहे हैं। कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, तो उस वीडियो वैन के माध्यम से सबसे पहले तो जो दिल्ली में काम हुए हैं उन सबको दिखाया जाएगा। साथ में लोगों से जब जन संवाद किया जाएगा तो लोगों के सवाल भी आते हैं, आपको जैसे कि मालूम है। उसमें आगे की रणनीति भी बताई जाएगी, कैसे सरकार बेरोजगारी पे काम करेगी, कैसे पलायन पे, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी। तो रणनीति तो तैयार हो चुकी है और आगे भी इस पे काम चल रहा है और शायद मार्च या अप्रैल तक ऑफिशियली मैनिफेस्टो भी तैयार हो जाए। तो डिम्पल जी, आप जानती हैं कि उत्तराखंड में रोजगार की बहुत बड़ी समस्या है। तो ऐसे में जो युवा हैं यहाँ पे वे बेरोजगार हो जाते हैं और उसी की वजह से उन्हें दूसरे राज्यों की तरफ अपना रुख मोड़ना पड़ता है। तो आम आदमी पार्टी रोजगार लाने के लिए उत्तराखंड में और पलायन रोकने के लिए क्या रणनीति अपनाने वाली है? रोजगार की, जैसे अभी मैं पहले ही बता रही थी कि संभावनाएं तो अपार हैं, बस इच्छा शक्ति की कमी रही है पिछली सरकारों में। आम आदमी पार्टी भी इस पर लगातार काम कर रही है। जब उन्होंने इलेक्शन लड़ने का मन बनाया तो यहाँ की भौगोलिक स्थिति उनके दिमाग में रही है, शायद उनको भी कहीं ना कहीं ये बात खलती है कि पलायन नहीं रुक पाया है 20 सालों से, रोजगार उस स्तर तक नहीं पहुँच पाया है। यहाँ पर तो भर्ती की भी बात करें तो भर्ती प्रक्रिया भी यहाँ पर 4 सालों से उस स्तर पर नहीं हुई है, अगर हुई भी है तो पीछे की बैकडोर एंट्री से नेताओं के बच्चों की, शायद आपने भी अखबारों में इस तरह के चीज़ें पढ़ी होंगी। लेकिन आम आदमी पार्टी, जो कि आपने सुना होगा रोजगार मेला, दिल्ली में भी ऐसे कुछ उन्होंने अच्छे स्टेप उठाए हैं, तो यहाँ पर भी उस पर काम करेगी। यहाँ पर उनका यही सबसे पहला काम रहेगा कि पहाड़ के बच्चे को पहाड़ में ही रोजगार दिया जाए, चाहे वो टूरिज्म के द्वारा हो, चाहे वहाँ पे अच्छे हॉस्पिटल, अच्छी शिक्षा, अच्छे वहाँ पर खेती बाड़ी के द्वारा हो, वहीं के संसाधनों से वहीं के युवाओं को रोजगार देने की प्राथमिकता रहेगी आम आदमी पार्टी की। और अगर तराई क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर तो जैसे सेलाकुई में पहले काफ़ी सारी यूनिट खुली और जगह भी, लेकिन सरकार की उस तरह से एक
कहते हैं अच्छी तरह से कार्यशैली न होने के कारण कई यूनिट्स बंद पड़ी हैं, तो उस पर भी हम काम करेंगे, हमारी पार्टी काम करेगी। बाकी तो जो ऑफिशियली ऐलान होगा वो उसका हम इंतजार कर रहे हैं, किस तरह से आगे की रणनीति तय होगी। तो डिम्पल जी ने काफ़ी सारे सामाजिक कार्य भी किए हैं और हमने ये भी सुना है कि डिम्पल जी आपने नॉन वोवन कैरी बैग फैक्ट्री भी खोली है, जिससे आप प्लास्टिक एकदम खत्म करने की कोशिश में हैं। तो आगे आप समाज के लिए और क्या क्या कार्य करने का सोच रही हैं? मुझे लगता है कि पर्यावरण एक बहुत गंभीर मुद्दा है, जी। हम इसको बहुत लाइटली लेते हैं। इवन एक पढ़ा लिखा युवक भी जब सामान खरीदने शॉप पे जाता है तो वो कभी शॉपकीपर से इस बात पे बहस नहीं करता है कि आपने मुझे पॉली बैग में सामान क्यों जी। दिया। इवन वो पढ़ा लिखा है, उसको पता है कि पॉलीथीन का हम जितना प्रयोग करेंगे हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए ये उतना घातक है। एक दिन वो आ जाएगा कि हमारे बच्चे कमर पर सिलेंडर बांध कर सांस ले रहे होंगे। तो जब हम इन चीज़ों को देखते हैं तो हमें लगता है कि विकल्प, जब भी हम किसी चीज़ की तरफ देखते हैं तो विकल्प जरूर चाहिए होता है। तो क्योंकि इस समय इंडस्ट्रीज़ में पॉलीथीन का विकल्प नॉन वूवन बैग हैं, तो यही सोच के मैंने फैक्ट्री लगाई थी। क्योंकि मैं तो एक ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करती हूँ, वहाँ पर और ज़्यादा जागरूक लोगों को करना पड़ता है। उनको पॉलीथीन में, नॉन वूवन बैग में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता है। तो इस छोटी सी मंशा के साथ कि कहते हैं कि छोटी छोटी चिंगारियाँ ही बड़ा काम करती है। उत्तराखंड में तो वैसे भी पर्यावरण को लेके काफ़ी बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, चिपका आंदोलन एक से एक। तो मेरा यही प्रयास था कि एक छोटे से कदम हम उठाएं, हम लोगों को जागरूक करें और ख़ास करके पर्यावरण को लेके। जैसे मैं इसमें केजरीवाल जी की भी तारीफ़ करूंगी। एक जगह आपने अभी कुछ दिन पहले सुना होगा कि जब सड़क बनाने के लिए रोड चौड़े हो रहे थे तो उन्होंने पेड़ों को काटा नहीं, एक जगह से दूसरी जगह प्लांट किया है। तो मुझे अच्छा लगता है कि जो हमारी विचारधारा है, जो पढ़े लिखे युवकों की विचारधारा है, जो पर्यावरण प्रेमी की विचारधारा है, कहीं ना कहीं केजरीवाल जी भी उस विचारधारा को फॉलो करते हैं। मतलब वो एक पढ़ा लिखा इंसान किस तरह से हर डिपार्टमेंट को, हर क्षेत्र को लेके ये चाहता है कि हर क्षेत्र में हम तरक्की करें। भारत कब तरक्की करेगा? जब हम पर्यावरण में भी सर्वोच्च स्थान पे रहें, मतलब हमारा अच्छा पर्यावरण हो, हमारे युवकों को भी रोजगार मिले, हर बच्चा शिक्षित हो, कोई बीमारी की वजह से, धन की कमी की वजह से दम न तोड़ पाए। तो ये सारी चीज़ें मैं देखती हूँ कि विचारधाराओं की लड़ाई है। तो धन्यवाद करूँगी एक ऐसे महापुरुष का कि जिसने राजनीति को बदला है। जी बिल्कुल। तो डिम्पल जी, अभी आपने पहले बीएससी की है डीएवी कॉलेज से और अभी फिलहाल में भी आप बीएलएलबी कर रही हैं बीएफआईटी कॉलेज से। तो एक तरफ से मैं ये कहना चाहूँगी कि आप नारी सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा रोल मॉडल है और काफ़ी कन्याओं को और महिलाओं को आपने प्रेरित भी किया होगा। तो नारी सशक्तिकरण पे आपकी क्या राय है, आपकी क्या टिप्पणी है और आप इसे कैसे कैसे बढ़ावा देंगी? देखिए, जब भी नारी सशक्तिकरण का हम नाम लेते हैं तो हमें कई बार हम जोड़ लेते हैं कि शायद पढ़ी लिखी महिला ही नारी सशक्तिकरण का रोल मॉडल है, या जो फैक्ट्री चला रही है, या जो बिजनेस वूमेन है। मुझे लगता है जो भी नारी अपना सामाजिक जीवन में थोड़ा सा योगदान दे रही है, या किसी भी क्षेत्र में हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए, प्रदेश को, देश को, वो घरेलू महिलाएं भी क्यों ना हो, अगर अपने बच्चों को अच्छा शिक्षित बना रही है, अपने बच्चों को अच्छी नैतिक शिक्षा दे रही है, तो वो भी कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकती है। तो महिलाओं को यही चाहिए कि एक तो स्वतंत्र रह के काम करें, उसके लिए एटमॉस्फेयर भी अच्छा होना चाहिए। कई बार एटमॉस्फेयर हम जैसे कि देखते हैं, महिलाओं के लिए कई सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं कि रात को घर से बाहर नहीं निकलना, और कई बार हमारे वस्त्र परिधान पर भी क्वेश्चन मार्क उठ जाते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि इन बेड़ियों को तोड़कर आप ये देखें कि वो महिला किस तरह से अपने घरेलू जीवन को भी निभा रही है और उस जीवन से कुछ समय वो अपने सामाजिक कार्यों के लिए दे रही है, या अपने प्रदेश के लिए, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर। बहुत सारे परिभाषाओं में हम बांध नहीं सकते महिला सशक्तिकरण को। आप भी यहाँ पर मुझसे कुछ सवाल पूछ रही है, मैं उनका जवाब दे रही हूँ। तो ये भी जब हमारी बातें बाहर तक आप जाती हैं तो एक महिला शायद इनसे भी जागरूक हो जाती है कि हम अपनी अपनी परिस्थितियों से बाहर निकल के कुछ कर रहे हैं, जागरूकता तो फैला रहे हैं। तो एक जागरूकता अभियान के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण, बहुत सारे जैसे हम बेटियों को भी कहते हैं, बेटियों को पढ़ाओ, अच्छा बनाओ, तो ये सब उसके ही उदाहरण हैं। तो डिम्पल जी, आपके लिए मेरा एक आखिरी सवाल है कि अगर आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में चुनाव जीतती है तो आम आदमी पार्टी का कार्यकाल कैसा होगा और लोगों को क्या नया देखने को मिलेगा सरकार में? अच्छा, चलिए, इसका जवाब बड़ा ही साधारण सा है। जैसे हमने 20 साल की उत्तराखंड की राजनीति देखी और हमने 5 से 6 साल में आम आदमी पार्टी की दिल्ली में राजनीति देखी है। हमने वहाँ पर देखा कि सिर्फ काम हुआ है, चाहे वो बिजली पानी के ऊपर, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर भी बहुत काम हुए हैं। वहाँ पर भ्रष्टाचार को वहाँ पर शून्य करने की पूरी कोशिश की गई है और उस पर बहुत अच्छा काम भी हुआ है।
तो एक तो दिल्ली मॉडल तो यहाँ पे वो तो एक आदर्श मॉडल है, जी। वो तो देखने को मिलेगा ही। साथ में फिर अगर वही बात आ जाती है कि भौगोलिक स्थितियाँ दिन है, तो उस पर ज़्यादा काम होगा पलायन को रोकने के लिए, टूरिज्म के ऊपर, रोजगार के ऊपर। तो आशा यही है कि प्रचंड बहुमत से यहाँ पर भी हम रिकॉर्ड तोड़कर आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएंगे। और जो जनता चाह रही थी, जो हमारे शहीद हुए थे उत्तराखंड आंदोलन में, जो उनका सपना भी था, शायद उनकी भी अब आत्मा को श्रद्धांजलि देने का सही समय आ गया है। तो फिर डिम्पल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और खैर, अब आने वाले चुनाव ही बताएंगे कि कौन सी पार्टी सत्ता में आती है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।